सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज का विषय है नए साम्राज्य और राज्य, कक्षा 6 इतिहास हमारे अतीत, अध्याय 11। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रशस्तियाँ क्या होती है? यह एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा यानी कि खुशी। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और भी बढ़ गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति एवं योद्धा। समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। यह यहाँ तक कि इसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की नीतियाँ। समुद्रगुप्त की क्या नीतियाँ हैं? पहला, आपके इस बराबर में एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। इस मानचित्र से संबंधित 3 पॉइंट आपको बराबर में दिखाई दे रहे हैं। क्या था? नंबर 1, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। जो नक्शा दिखाई दे रहा है बराबर में, इसमें कुछ लाल बिंदु दिखाई दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था, परंतु समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तीसरा पॉइंट है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा हुआ है। यानी कि जो आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका जो घेराबंदी की थी वो एक बैंगनी रंग में दिखाई गई है। उसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार यानी कि गिफ्ट लाते थे, उनकी आज्ञाओं का, आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। चौथा पॉइंट क्या है? बाह्य यानी कि जो बाहर की तरफ का नीले रंग दिखाई दे रहा है, संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। इसमें यह बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वंशावलियाँ। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उसकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा अधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी हर्षवर्धन और हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। इसका अर्थ यह है कि जिस भी शासक ने शासन किया, उसी ही शासक ने अपने नाम के
सिक्के डलवाए थे, यानी कि बनवाए थे। ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए, वंशावली यानी कि उनके परिवार के बारे में बताते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। हर्ष अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर भी आक्रमण कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश माने गए थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में ही स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया था जहाँ कई मंदिर थे। यानी कि चालुक्यों की जो राजधानी ऐहोल थी वह एक व्यापारिक केंद्र था। बाद में वह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ पर कई मंदिर स्थापित किए गए थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके बारे में हमें दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से भी पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। नेक्स्ट स्लाइड है एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, मजबूत सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी उनके पास होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनसे कुछ तो भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों का देखभाल करते थे। यानी कि जो सेना नायक होते थे उनको नियमित रूप से, जो रेगुलर उनके पास सेनापति थे या सेना थी, उनको रेगुलर जो थे उनको सही तरीके से वेतन मिलता था। लेकिन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं रहता था, बल्कि उनको भूमि दी जाती थी और उनसे कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल भी करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश भी करते थे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी दक्षिण के राज्यों में सभाएं।
पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उपसमितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी में जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। कौन करती थी? उपसमितियाँ। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात भी कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण भी था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही हैं। एक मछुआरे को अंगूठी मिली। एक उदाहरण दिया गया है एक मछुआरे का, जिसको एक अंगूठी मिली है। क्या इसमें? एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरे इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हो गया और उस मछुआरे को बहुत सारा इनाम भी दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उनके साथ शराब खाने भी चल पड़े। यानी कि इसमें क्या बताया गया इस छोटी सी कहानी में कि राजा की जो पत्नी थी शकुंतला, उसकी अंगूठी पानी में गिर गई और पानी में गिरने के बाद मछली के पेट में चली गई। परंतु मछुआरे ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए वह अंगूठी राजा को लौटा दी। राजा ने खुश होकर उस अंगूठी के बदले उस मछुआरे को इनाम के रूप में राशि दी। पुलिस वाले और राजा के दरबारियों ने उस इनाम की राशि को मछुआरे का छीनने का प्रयास किया और उस मछुआरे को एक शराब खाने में लेकर चले गए, ताकि नशे में धुत उस मछुआरे से अंगूठी के बदले जो राशि मिली है वो छीन ले। अगला एक उदाहरण है राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियार के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में होने वाली चीज़ें से बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ और फूलों का उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल जाते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते हुए बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। इस कहानी में क्या बताया गया है कि जब भी कोई राजा अपनी यात्रा पर निकलता था, वह अपने साथ खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ मनोरंजन के लिए बिगुल, नगाड़े आदि भी लेकर चलते रहते थे।
जब भी वे किसी गांव से गुजरते थे, गांव वाले उस राजा के साथ चलने वाले उसके साथी होते थे या जानवर होते थे, उनकी वे पूरी तरह से सेवा करते थे। परंतु राजा के साथ चलने वाले जानवर जिस गांव में जाते थे, उस गांव की झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा देते थे। तो बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के घर से ढक जाती थी। ये हमारा एक चैप्टर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। आप सभी ने इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। हम सबका दिन मंगलमय हो।